इतिहास की एक कहावत है कि हम इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं। और इतिहास इसी वजह से खुद को अपने आप को बार बार दोहराता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी आप सभी का स्वागत सादर अभिवादन करता हूं आज के टॉपिक में, जो कि है यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे टकराव को लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। हम इस बातों को इलेबोरेट करने का प्रयास करेंगे। आखिर वह कौन सी परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि हम तृतीय विश्व युद्ध की आहट के बीच इस दुनिया में जी रहे हैं, जिसका प्रभाव अर्थतंत्र पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया जिसको सफर कर रही है। आज शेयर बाजार से लेकर के घरेलू बजट तक, आपके गाड़ी में पड़ने वाले डीजल पेट्रोल तक इसकी मार पड़ रही है, जिसके बारे में हम आज के विषय में चर्चा करेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं 882 ईस्वी से, जब कीवियन साम्राज्य की स्थापना हुई। और कीवियन साम्राज्य उस समय का एक वैभवशाली, एक मजबूत साम्राज्य हुआ करता था, जिसके अंतर्गत बेलारूस का अधिसंख्य क्षेत्रफल, रूस का एक अच्छा खासा क्षेत्रफल और लगभग पूरा यूक्रेन हुआ करता था। कीवियन साम्राज्य का नाम कीव से पड़ता है। कीव वर्तमान में यूक्रेन की राजधानी है और उसके बारे में हम लगातार खबरों में इन शब्द को सुन रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कीव शहर जो है वो संपूर्ण कीवियन साम्राज्य की ही नहीं, सारे रशियन साम्राज्य की जननी कही जाती है। एक मजबूत रिलेशन धार्मिक और सांस्कृतिक रहा है यूक्रेन और रूस और बेलारूस के बीच। और धीरे धीरे कीवियन साम्राज्य कमजोर होता चला जाता है और 1199 में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसे हम रूसी साम्राज्य कहते हैं, जिसमें राजा को जार कहा जाता था। और उसका अंत 1917 में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से होता है, जब वामपंथी लोगों ने, कम्युनिस्ट लोगों ने रूस के साम्राज्य को ओवरथ्रो कर दिया, उसे हटा दिया और एक कम्युनिस्ट राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ का गठन हुआ। सोवियत संघ के गठन के बाद की प्रक्रिया में यूक्रेन उसका भागीदार हुआ 30 दिसंबर 1922 में। लेकिन 1917 में जब जारशाही की समाप्ति हुई थी रूस में, उसी समय यूक्रेन एक आजाद गणराज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। और पश्चिमी यूक्रेन, जो कि हंगेरियन ऑस्ट्रियन साम्राज्य का भाग हुआ करता था, और पूर्व यूक्रेन मिलकर के एक देश के रूप में, संप्रभु देश के रूप में अपनी स्थापना करते हैं। जैसा कि मैं बताया कि 30 दिसंबर को यूक्रेन शामिल हो जाता है यूएसएसआर में या सोवियत संघ में। आजादी के बाद, ओवरथ्रो करने के बाद रूसी साम्राज्य को, जो उस समय के लेनिन थे, जिनके नेतृत्व में सारा आंदोलन चला था, वह एक बार फिर यूक्रेन को अपने में मिला लेते हैं, जो कि मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं और लेनिन के कम समय में मृत्यु हो जाने के बाद स्टालिन युग का प्रारंभ होता है। स्टालिन सत्ता पर में काबिज हो जाते हैं रूस के, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सोवियत संघ। लेकिन धीरे धीरे जर्मनी में हिटलर का उभार एक उन्माद के रूप में सामने आता है और वह लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करता चला जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जो प्रारंभ होता है, उसकी आग से नहीं बच पाता है यूक्रेन। और 1941 में पूरे यूक्रेन के साथ साथ क्रीमिया पर कब्जा हो जाता है हिटलर की नाजी सेनाओं का। और लगभग 3 वर्षों से तक पूरा यूक्रेन, कीव, क्रीमिया एक उपनिवेश के रूप में, गुलाम के रूप में जर्मनी का हिस्सा होते हैं। लेकिन 1944 में वह समय आता है जब खदेड़ दिए जाते हैं नाजी सैनिक यूएसएसआर या सोवियत संघ के माध्यम से, और पुनः सत्ता स्थापित होती है यूक्रेन और क्रीमिया पर स्टालिन की। स्टालिन खुद भी एक बहुत बड़ा, एक धूर्त और चालाक शातिर तानाशाह था।
उसने एक चालाकी का परिचय देते हुए 1944 के बाद क्रीमियाई लोगों में, जो कि वहां की मूल जनसंख्या तातारों की हुआ करती थी, उन पर भारी तुषारापात किया, भारी आघात किया, उनको उठा करके ले जाकर के वहां से विस्थापित करके ले जाकर साइबेरिया जैसे निर्जन स्थलों पर उन्हें स्थापित किया और वहां पर बहुत सारे ऐसे कैंप बनाए गए जहां पर उनकी यातना शिविर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और तातारों के साथ लगभग 2 लाख तातारों को वहां से हटा दिया गया। और उसी चालाकी के दौरान स्टालिन ने रूस के मूल लोगों को, जिसे बोल्स कहा जाता था, उन्हें लाकर के भारी संख्या में क्रीमिया में बसा दिया। क्रीमिया की एक अलग ही जियोग्राफिकल कंडीशन है। वह अजोर सागर और काला सागर के बीच बसा हुआ एक ऐसा पेनिनसुला है, एक ऐसा प्रायद्वीप है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका बड़ा ही रणनीतिक महत्व है। 1953 में स्टालिन के मृत्यु के बाद निकिता क्रुश्चेव सत्ता में आते हैं और निकिता क्रुश्चेव ने सारी नीतियों को, जो कि धुर विरोधी हुआ करते थे स्टालिन के, वो स्टालिन की एक एक करके नीतियों को पलटना प्रारंभ करते हैं और उसी नीतियों के अंतर्गत 1954 में 1954 में वह क्रीमियाई प्रायद्वीप को यूक्रेन को गिफ्ट के रूप में दे देते हैं और इससे यूक्रेन की क्षमता मजबूत होती है। क्योंकि वह उस समय सोवियत संघ का भाग हुआ करता था, इसलिए कोई ज्यादा प्रभाव या ज्यादा विवाद नहीं होता है। विवाद कब प्रारंभ होता है? 1991 के बाद। अभी 1991 में क्या हुआ आप लोगों से बहुत से लोग जानते हैं। 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव जबकि प्रशासक या राष्ट्रपति हुआ करते थे सोवियत संघ का, और उसी दौरान सोवियत संघ का 15 देशों में विघटन हो जाता है और जो उसका सबसे बड़ा भूभाग था वह रूस के रूप में अस्तित्व में आता है। बाकी अन्य 14 देश जो कि छोटे छोटे देश थे, जिसमें यूक्रेन भी था, बेलारूस भी था, इसने अपने आप को आजाद मुल्क के रूप में स्थापित कर दिया। और उस समय जब यूक्रेन ने अपनी आजादी घोषित की तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु अर्थ संपन्न राष्ट्र था। इतनी ज्यादा परमाणु हथियारों से लैस यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता था, एक शक्तिशाली देश के रूप में विकसित हो सकता था, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के मामले में। अब इससे बचने के लिए अमेरिका, रूस, यूरोप ने मिलकर के बुडापेस्ट की संधि की, जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौता हुआ कि धीरे धीरे यूक्रेन अपने सारे परमाणु हथियारों को रूस को सौंप देगा और उसके बदले में रूस उसे आश्वस्त करेगा या उसकी सुरक्षा करेगा जब भी किसी विदेशी आक्रमण या किसी दूसरे देश का उस पर इन्वेजन या आक्रमण होता है। धीरे धीरे समय बदलता गया और यूक्रेन के लोगों को यह महसूस होने लगा कि कहीं रूस हमारे ऊपर अधिक प्रभाव जमा रहा है, हमारे ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता है। इससे मध्य यूक्रेन और विशेष रूप से पश्चिमी यूक्रेन के लोग काफी परेशान होने लगे और उनके अंतर्गत नाराजगी आने लगी और इसी नाराजगी की जो अभिव्यक्ति होती है वह नेतृत्व में भी सामने आती है उभर करके। और 2002 में यूक्रेन ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन जारी कर दिया और निवेदन प्रारंभ कर दिया कि मुझे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाया जाए। इससे रूस की भ्रिकुटी तन गई और उसने लगातार रोकने का प्रयास किया और उसी दौरान 2008 की वह आर्थिक मंदी आती है, जिसकी वजह से यूक्रेन का इस्पात का जो मुख्य व्यापार होता था वह जार तार हो जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चली जाती है, वह एक अंधेरी गर्त में जाना प्रारंभ हो जाता है और वह यूरोप के ऊपर ज्यादा डिपेंड होने चला जाता है कर्ज के लिए और आर्थिक सहायता के लिए। और दूसरी तरफ रूस लगातार कमजोर होता चला जाता है आर्थिक रूप से। लेकिन उसके बाद भी रूस का नजरिया होता है कि हम यूक्रेन को यूरोप के करीब नहीं जाने देंगे। और 2008 की यदि बात की जाए तो 3 अप्रैल 2008 को ओपनली एक नई पॉलिसी लाई जाती है नाटो के द्वारा, जो कि एक नए प्लेयर के रूप में एंट्री करता है, जो कि 2004 में पहले ही 1 मई 2004 को 8 ऐसे मुल्कों को अपने में समाहित कर चुका होता है जो कि पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करता था। अब इस बार पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं रूस के, वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो बिल्कुल इंश्योर कर देना चाहते हैं कि यूक्रेन कभी भी नाटो का भाग नहीं होगा। इसके लिए वह भी अपनी
पैतरेबाजी अपनी चालें, अपनी शतरंजी चालें चलना प्रारंभ कर देती है। और उसी दौरान एक विक्टर यानुकोविच जो कि प्रो रशियन प्रेसिडेंट हुए यूक्रेन के, उन्होंने अंतिम दौर में 2013 में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और इसके कारण से पूरे कीव में, पूरे यूरोपियन स्क्वायर जो कि कीव का हृदय कहा जाता है, बहुत भारी जनसमूह, भारी विद्रोह, और लोगों ने इस बात की काफी नाराजगी जताई और अंततः विक्टर यानुकोविच को अपने देश को छोड़कर भागना पड़ता है। एक शरणार्थी के रूप में वह पहुंच जाते हैं रूस और वहां पर शरणागत होते हैं और एक नई सरकार आती है यूक्रेन में जो कि एंटी रशियन थी। रशियन को लेकर के उनके अंदर काफी गुस्सा हुआ करता था और रसिया ने भी अपनी ताकत का परिचय दिया, जो कि मैंने पहले बताया आपको। क्रीमिया जो कि एक समय तातारों की जनसंख्या जहां पर ज्यादा होती थी, वहां डेमोग्राफिक चेंज कर दिया गया था और रशियन लोगों की वहां पर संख्या, रशियन मूल के लोगों की संख्या काफी बढ़ गई थी। उनका सेंटिमेंट रशिया से जुड़ा हुआ था और उसी का लाभ उठा करके रूस ने अपनी सेनाओं को इन्वेड के माध्यम से इन्वेड कर दिया क्रीमिया में और क्रीमिया को अपने में समाहित कर लिया, अपने में मिला लिया। इसके बाद से यूक्रेनियों का गुस्सा और बढ़ता चला गया और 2017 में अंततः यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपियन संघ यूनियन में शामिल होने की घोषणा की और हस्ताक्षर कर दिया। और यह दूरी यूक्रेन और रूस के बीच लगातार बढ़ती चली गई और काला जो कि कहीं कहीं रूस के लिए एक कठिन का समय था, एक बुरा वक्त था कि जो कि स्ट्रेटेजिकली सारे जो उसके अच्छे जगहें थी जो यूक्रेन में हुआ करती थी, वह उसके हाथ से चेचन्या उसे चलती चली गई। अब इस प्रकार से रूस ने अपनी ताकत का प्रभाव जमाना चालू किया जो कि उस समय उसे काम नहीं आया और वर्तमान में जो कि एक बहुत ही एंटी पूर्व कॉमेडियन व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि इस समय राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वह पूरे पुतिन के विरोधी। अब पुतिन की मंशा है कि हम इतिहास के एक ऐसे असफल राष्ट्रपति के रूप में ना आए जो कि यूक्रेन के मसले पर पूरी तरीके से अक्षम रहा और उसी के शासन काल में यूक्रेन नाटो का सदस्य हो गया और नाटो के चार्टर 5 में लिखा गया है कि नाटो के देश के सदस्य किसी भी देश पर किया गया हमला सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। और नाटो के 30 सदस्य हैं जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके जैसे शक्तिशाली देश हैं। अब जर्मनी लगातार प्रयास कर रहा है कि इस मामले में मध्यस्थता करके किसी भी तरीके से इसका एक डिप्लोमेटिक समाधान लाया जाए। इस प्रकार से यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सीमाओं पर भारी संख्या में रूस ने अपनी सेनाओं को डिप्लॉय कर दिया है और बेलारूस के माध्यम से, बेलारूस के जो कि रूस का एक कह सकते हैं उपनिवेश देश है या रूस के काफी प्रो रशियन कंट्री है, इसलिए उसे लगातार बेलारूस का भी साथ मिल रहा है। अब पूरे तरीके 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक सीमाओं पर फैले हुए हैं जो एक छोटी सी घटना से एक विस्फोटक रूप हासिल कर सकता है। एक तरफ अमेरिका जो कि डिप्लोमेटिकली इस मामला को सॉल्व करना चाहता है और दूसरी तरफ रूस जो कि किसी भी स्तर पर जाकर के इसका समाधान चाहता है, क्योंकि यहाँ पर पुतिन की इज्जत दांव पे लगी हुई है। पुतिन का मान सम्मान जो कि अपना मजबूत सख्त राष्ट्रपति कहते हैं, उनकी इज्जत दांव पे लगी है। तो यूक्रेन और यूक्रेन के लोग इस प्रकार से फंस गए हैं कि वह मन से तो चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन और नाटो के सदस्य हो जाएं, लेकिन रूस ऐसा होने नहीं दे रहा है। मतलब मैं न तो जीऊंगा और न तो तुम्हें जीने दूंगा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे निश्चय के हिसाब से भी नहीं जीने दूंगा। दूसरा यूरोप और अमेरिका का कहना है यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र से अपने बारे में निर्णय लेने का पूरा हक है, लेकिन रूस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह एक बहाना मानता है कि पूर्वी यूक्रेन के लोग जो कि आज भी रूस के साथ समर्थक हैं और वहां पर भारी संख्या में एंटी यूक्रेनियन युद्ध के लिए तैयार हैं, उनका सहारा उनके नाम पर, उनके साथ हो रहे शोषण के नाम पर रूस कभी भी इन्वेड कर सकता है, हमला कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। आज जॉन बॉस जो कि यूक्रेन का पार्ट हुआ करता है, उस पर भी गिद्ध जैसी निगाहें रूस ने लगा रखी है।
और अपने प्रभाव को विस्तार को लगातार देने का प्रयास है। और कहीं न कहीं रूस की मजबूरी भी समझी जा सकती है। यूक्रेन का उसके हाथ से निकलना उसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि जो वहां पर ब्लैक सी है, वहां पर अथाह प्राकृतिक संसाधन है, जिसके दोहन से रूस दूर हो जाएगा और उस पर अधिकार आ जाएगा यूरोप पर। इन्हीं बातों को आप समझ सकते हैं कितनी कठिन और कितनी विपरीत परिस्थितियां इस समय जन्म ले चुकी हैं रूस और यूक्रेन के बीच। आपके सामने मैं इन्हीं प्रकार के जानकारी भरे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूंगा। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं और मेरे द्वारा दिए गए जानकारियां आपके जीवन में कुछ नई आयाम जोड़ती हैं, कुछ नई बातें जोड़ती हैं। विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि शीघ्र ही आपसे मुलाकात होती है। अपने अपनों का ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करें और मतदान अवश्य करें। आपके क्षेत्र में जब भी चुनाव हो तो अवश्य मतदान करें। ये आपका कानूनी अधिकार है, ये आपका वैधानिक अधिकार है। मिलते हैं शीघ्र ही।